नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने वक्फ पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रुख की आलोचना की है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि अगर यह असंवैधानिक कानून था तो देश की संसद में राहुल गांधी को क्लॉज बाय क्लॉज कहना चाहिए था कि ये जो संशोधन हो रहा है उसका ये सेक्शन असंवैधानिक है। वक्फ के संशोधन में राहुल गांधी ने ना कोई सुझाव दिया, ना कोई आलोचना की और ना कोई तर्क दिया। ना कोई तर्क प्रियंका ने दिया और ना कोई तर्क राज्यसभा में सोनिया गांधी ने दिया। वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने को जगदम्बिका पाल ने ऐतिहासिक और सुधारवादी कदम बताया है। उनका कहना है कि वक्फ जो करता था, जिसे वाकिफ कहते हैं, वाकिफ की सोच थी कि जो अपनी कमाई अल्लाह के नाम पर वक्फ करते हैं उसकी इनकम से गरीब, पिछड़ों, महिलाओं, बच्चों या जरूरतमंदों को शिक्षा और स्वास्थ्य में मदद मिले। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक संपत्ति के मामले में वक्फ देश में तीसरे नंबर पर था, फिर भी उनके पास कोई यूनिवर्सिटी, मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे। इसका फायदा वक्फ बोर्ड के केयर टेकर को मिलता था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अधिकारियों ने मस्जिदों में शुक्रवार की नमाज के दौरान काले बैज पहनकर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए 300 लोगों को नोटिस जारी किया है और उनसे 2-2 लाख रुपए का बॉन्ड भरने को कहा है। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पीटीआई के मुताबिक पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान करने के बाद 300 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। श्रीलंका ने रविवार को विशेष कदम उठाते हुए कम से कम 11 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मछुआरों के मुद्दे को मानवीय दृष्टिकोण से हल करने की वकालत करने के एक दिन बाद उठाया गया। आपको बता दें कि शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके के बीच वार्ता के दौरान मछुआरों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। वहीं दिसानायके से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। हम इस बात पर सहमत हुए कि हमें इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। रामनवमी पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने खास तैयारी की है। अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि रामनवमी के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आए हैं। हमने क्षेत्र को विभिन्न जोन और सेक्टरों में बांटा है। इन सेक्टरों में अधिकारियों और पुलिस की टीमें तैनात हैं। इसके अलावा तकनीकी तौर पर भी येलो जोन के कंट्रोल रूम, रेड जोन के कंट्रोल रूम, टी-3 ड्रोन्स और अन्य ड्रोन्स के माध्यम से नजर रखी जा रही है। ड्रोन्स के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी ने कहा कि टी-3 ड्रोन्स और अन्य ड्रोन्स के जरिए यातायात व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। सारे पुलिसकर्मी सुबह से सतर्क और मुस्तैद हैं और बहुत आराम से श्रद्धालु यहां सरयू नदी के घाट पर स्नान कर रहे हैं। इस्राएल की सेना ने स्वीकार कर लिया है कि 23 मार्च को दक्षिणी गजा में 15 आपातकालीन कर्मचारियों की हत्या के मामले में उसके सैनिकों से गलती हुई थी। आपको बता दें कि उस दिन रफा के नजदीक फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के एम्बुलेंसों के काफिले, संयुक्त राष्ट्र की एक कार और गजा सिविल डिफेंस के एक दमकल ट्रक पर गोलीबारी की गई थी। वहीं इसराइल ने दावा किया था कि उसकी सेना ने इसीलिए हमला किया क्योंकि काफिला बिना हेडलाइट या फ्लैशिंग लाइट के अंधेरे में संदिग्ध रूप से आगे बढ़ रहा था। मारे गए मेडिकल स्टाफ में से एक ने हमले के वक्त मोबाइल से वीडियो बनाया था और इस फुटेज से पता चला कि घायल लोगों की मदद के लिए बुलाए जाने पर वाहनों की लाइटें जल रही थीं। आईडीएफ का कहना है कि इनमें से कम 6 मेडिकल स्टाफ हमास से जुड़े हुए थे। हालांकि इसराइल ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया है। इसराइल ने यह माना है कि जब उसके सैनिकों ने गोलीबारी की तब वे निहत्थे थे। जब मदद के लिए एम्बुलेंस पहुंची तो हवा से निगरानी कर रहे मॉनिटर्स ने जमीन पर मौजूद सैनिकों को यह जानकारी दी कि काफिला संदेहास्पद तरीके से आगे बढ़ रहा है। जब एम्बुलेंस हमास की कार के पास रुकी तो इस्राएली सैनिकों ने सोचा कि वे खतरे में हैं और उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जबकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि आपातकालीन टीम के किसी भी सदस्य के पास हथियार थे। इसराइल ने यह स्वीकार किया है कि उसने इससे पहले जो जानकारी दी थी वह गलत थी। इसराइल ने कहा था कि बिना लाइट के वाहन वहां पहुंचे थे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने इसराइल में लेबर पार्टी की 2 सांसदों को एंट्री नहीं दिए जाने की आलोचना की है। उन्होंने इसराइल के इस कदम को अस्वीकार्य, प्रतिकूल और घोर चिंताजनक बताया है। लैमी ने बताया कि विदेश मंत्रालय दोनों सांसदों के संपर्क में है। वहीं इस्राएली मीडिया के मुताबिक
इसराइली जनसंख्या एवं आप्रवासन प्राधिकरण ने कहा है कि अब इत्सम मोहम्मद और युआन यांग को एंट्री देने से मना कर दिया गया क्योंकि उनका इरादा इसराइल के खिलाफ नफरती बयानबाजी करने का था। अब इस पूरे घटनाक्रम पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा कि मैंने इसराइली सरकार के अपने समकक्ष से स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह ब्रिटेन के सांसदों के साथ सही बर्ताव नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद यह पहली दफा है जब अमेरिकी लोगों ने ट्रंप का विरोध किया है। ये प्रदर्शन अमेरिका के सभी 50 राज्यों में करीब 1200 जगहों पर हो रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों को हैंड्स ऑफ नाम दिया गया है। इसका मतलब है कि ट्रंप लोगों के मामलों में दखल ना दें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने सामाजिक और आर्थिक मामलों समेत कई मुद्दों को लेकर ट्रंप के एजेंडे पर नाराजगी जताई। दुनिया भर के कई देशों पर ट्रंप के टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद अमेरिका से बाहर भी कई सभाएं आयोजित हुईं। इनमें लंदन, पेरिस और बर्लिन जैसे शहर शामिल हैं। अमेरिका के बॉस्टन में कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अमेरिकी यूनिवर्सिटी के छात्रों पर आप्रवासन से जुड़े छापों की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में अमेरिकी यूनिवर्सिटी के कुछ विदेशी छात्रों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर निर्वासन की कार्रवाई हुई थी। इस बीच वाशिंगटन डीसी में हजारों प्रदर्शनकारी डेमोक्रेटिक सांसदों के भाषण सुनने के लिए जुटे। इन भाषणों में ट्रंप प्रशासन से जुड़े धनी व्यक्तियों पर कई टिप्पणियां हुई। इनमें सबसे प्रमुख नाम एलन मस्क का है, जो राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं और सरकार के खर्च और कार्यबल में कटौती से जुड़े प्रयासों की भी अगुवाई कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सोमवार को व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दोनों देशों के अधिकारियों के हवाले से बताया कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि इसराइल उन 60 देशों में से एक है जिन पर ट्रंप ने अधिक टैरिफ लगाया है। अमेरिका में इसराइल से आयात की जाने वाली चीजों पर 17% शुल्क 9 अप्रैल से लागू होगा। साथ ही बता दें कि सोमवार को होने वाली ये मुलाकात ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान व्हाइट हाउस में नेतन्याहू का दूसरा दौरा होगा। इससे पहले दोनों नेताओं ने गजा में युद्ध पर चर्चा करने के लिए फरवरी में मुलाकात की थी। वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन चुका है। शनिवार देर रात को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने गजट जारी कर इसकी सूचना दी। हालांकि यह कानून कब से लागू होगा इसकी जानकारी नहीं दी गई। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर इस हफ्ते संसद के दोनों सदनों में तीखी बहस हुई। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार आधी रात के बाद, जबकि राज्यसभा में गुरुवार आधी रात को पारित हुआ था। दरअसल इस विधेयक को लेकर विपक्षी दलों का कहना है कि यह अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। वक्फ संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के सवाल पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी के लिए ये फाइल बंद हो गई है। दरअसल शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत से पूछा गया कि क्या अन्य विपक्षी पार्टियों की तरह शिवसेना यूबीटी भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इस पर राउत ने कहा कि नहीं, हमने हमारा काम कर दिया है। हमको जो कहना, जो बोलना था और जो भी निर्णय लेना था हमने लिया है। अब हमारे लिए ये फाइल बंद हो गई है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ 3 विपक्षी दलों कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AIMIM ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ बोर्डों को कानून के दायरे में लाता है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक कंगना रनौत ने शनिवार को मंडी में एक जनसंपर्क अभियान को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संसद में वक्फ विधेयक के पास होने का स्वागत किया। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के प्रति नरमी बरती, उसको कानून से ऊपर बनाया। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को ऐसी इम्यूनिटी दी हुई थी कि कानून भी, कोर्ट भी उसको पूछ ना सके। कांग्रेस ने देश का इस तरह कबाड़ा किया हुआ था। कंगना ने दावा किया कि वक्फ बोर्डों के गठन के पीछे एक बड़ी साजिश थी, जिसका खामियाजा आज भी पूरा देश भुगत रहा है। संयुक्त राष्ट्र में विशेषज्ञों के अंतर्राष्ट्रीय कार्य समूह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में भारत को सर्वसम्मति से चुना गया है। इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन ने दी। भारत को 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। ISAR के लिए भारत को चुने जाने के बाद भारतीय मिशन ने कहा कि भारत वैश्विक लेखांकन मानकों के विकास के लिए अपना योगदान देना जारी रखेगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था
ISAR लेखांकन और रिपोर्टिंग के क्षेत्र में काम करती है। यह नीति निर्माताओं, नियामकों, मानक निर्धारकों और एंटरप्राइज अकाउंटिंग एवं रिपोर्टिंग के क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों का एक वैश्विक मंच है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.